दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से गवर्नमेंट गुरु 2.0 यूट्यूब क्लास में। और आज हम इसमें करंट अफेयर की जो सीरीज हमने चला रखी है उसके अंदर जो है सेकंड जो है चैप्टर हम कंप्लीट करने वाले हैं। करंट अफेयर की ये पूरी सीरीज बहुत बढ़िया शानदार तरीके से स्टार्ट करी है और बहुत ही शानदार आपके क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, चाहे आरएस मेंस का एग्जाम और आरएस प्री का हो, एसआई का हो, सीईटी का हो या अन्य कोई भी परीक्षा हो राजस्थान के अंदर, वो सभी एग्जाम्स आपके हो जाएंगे इस मेरे जो है कंटेंट से। ठीक है, तो दोस्तों चैनल पर आगे बढ़ने से पहले, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। तो हमने पहले भी बहुत सारी चीजें देखी थी इसके अंदर और आज हम जो है दोबारा से नई चीजें देखने वाले हैं। स्कूल एट होम 24/7 शैक्षणिक हेल्पलाइन लॉन्च की है। ये जो है विशेष योग्यजन जो है निदेशालय है, मतलब जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए ये शुरू की गई है। और इसका जो हेल्पलाइन है ये 13 मार्च 2024 को लॉन्च की गई थी। यह हेल्पलाइन हेल्पिंग हैंड इंडिया एनजीओ की सहायता से शुरू की गई है सरकार के द्वारा। तो दोस्तों विशेष योग्यजन निदेशालय जो है उसके द्वारा 13 मार्च 2024 को ये हेल्पलाइन शुरू की गई है और हेल्पिंग हैंड इंडिया एनजीओ नाम ने इसमें मदद करी है। एनजीओ द्वारा विशेष योग्यजन बच्चों को नियमित निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें क्या होगा कि स्कूल एट होम कार्यक्रम एक समावेशी शैक्षिक पहल है जो स्कूली शिक्षा को सीधा दिव्यांगजन बच्चों और वंचित छात्रों के घर तक बिना इंटरनेट और स्मार्टफोन के पहुंचाता है। मतलब आपको यह है कि आपको स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। जो दिव्यांग होते हैं जो स्कूल जा नहीं सकते उनके लिए ये सुविधा की गई है कि आपकी जो है घर बैठे 20/7 जो है आपको स्कूल का जो है माहौल इस तरह से मिलेगा। ठीक है, ये जो कक्षा 1 से लेके 12 तक के लिए शुरू की गई है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हेल्पिंग हैंड इंडिया एनजीओ का नाम याद रखना है, क्लास का नाम याद रखना है कि कौन सी क्लास से कहाँ तक स्टार्ट की है। तो कक्षा 1 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम के साथ और सह पाठ्यक्रम के साथ ये कक्षाएं उपलब्ध है। और ये जो शिक्षा है घर पर 24 घंटे और 7 दिन आपके लिए उपलब्ध है। इसमें देश भर के दिव्यांगजन गरीब छात्रों को आसानी से जोड़ने के लिए मिस्ड कॉल सुविधा भी शामिल है। मतलब आप एक नंबर देंगे, उस पर आप जो है मिस कॉल मार दो और जो है आपके पास जो है वापस से कॉल बैक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो है ये हेल्पिंग हैंड इंडिया एनजीओ है उसके द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर राजस्थान सरकार ने कुछ घोषणाएं करी है। तो वो घोषणा क्या है कि राजस्थान, आपको पता है महिला दिवस 8 मार्च को आता है। तो 2024 में जो 8 मार्च को ये महिला दिवस आया था तो उस दिन क्या है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण करने की पहल की गई है। 100 करोड़ रुपए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ऋण का वितरण करने की पहल की गई है। इसमें राजीविका के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जाएगा। ठीक है, ये जो महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत इसमें क्या है, ऋण जो है बांटा जाएगा। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना। इसमें एक तो ये चीज ध्यान रखना कि कब शुरू हुई थी, 8 मार्च 2024 को, है ना। कौन कौन सी घोषणा हुई थी, राजीविका के तहत 100 करोड़ रुपए का लोन दिया जाएगा और महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन जो योजना है इसके तहत इसमें चेक का वितरण किया जाएगा। इसके अंदर महिला निधि मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है। महिला निधि मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई है। फलोदी आपके जोधपुर, भिवाड़ी आपके अजमेर और आमेर में वन स्टॉप सेंटर का भी लोकार्पण किया गया है ना। तो 8 मार्च को बहुत सारी योजनाएं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर की गई है। तो इसमें एक तो यह है कि 100 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा, है ना, और लोन मिलेगा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत महिला निधि मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। ठीक है, फलोदी, भिवाड़ी और आमेर में वन स्टॉप सेंटर का जो है लोकार्पण किया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना की लाभार्थियों को भी है ना चेक का वितरण किया जाएगा। महिला सुरक्षा के लिए 112 नंबर डायल करने या 1090 सेवा के तहत नए वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। महिला सुरक्षा के लिए आपने देखा होगा कि चेतक के अलावा जयपुर के अंदर भी आपने देखा होगा कि एक बोलेरो गाड़ी पुलिस द्वारा दी गई है, उसमें 112 नंबर या 1090 लिखा हुआ रहता है। ठीक है, दूसरा क्या है, राज्य सरकार ने महिला दिवस से एक दिन पहले पुलिस की जो भर्ती है महिला आरक्षण कोटा 30% से बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि महिला जो पुलिस भर्ती आती है उसके अंदर जो है इसका कोटा बढ़ाकर
23% से 30% से आपके 33% कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सूचना है। आगे देखो, मुख्यमंत्री बालिका संबल योजना की राशि में भी वृद्धि की गई है। आपको पता है कि 9 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री जो भजन लाल जी हमारे, उन्होंने बालिका संबल योजना के तहत जो राशि दी जा रही थी, बालिका संबल योजना के तहत जो राशि 10,000 रुपये दी जा रही थी उसको बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया है। बालिका संबल योजना के तहत राशि जो है उसमें वृद्धि की गई है। वो पहले 10,000 दी जा रही थी, अब इसमें जो 3 गुना वृद्धि कर दी गई है और 30,000 रुपये अब बालिका संबल योजना के तहत मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य क्या है कि समाज में जो लिंग भेद उन्मूलन और बालिका के जन्म को प्रोत्साहन करना इस योजना का उद्देश्य है। जो होती है ना इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी, ये लाने के लिए और बालिका के जन्म को प्रोत्साहन करने के लिए ये जो है राशि मिलेगी। इस योजना के तहत पहली और दूसरी बालिका के जन्म पर और उसके बाद नसबंदी करवाने पर यह राशि दी जाएगी। मतलब आपके पहले से एक बेटी है, उसके बाद दूसरी बेटी होती है, तो आपको उसके बाद नसबंदी करा लेनी है और उसके बाद जो है ये राशि आपको दी जाएगी 30,000 रुपये। तो बालिका संबल योजना आपको समझ में आ गया क्या है, कितनी राशि मिलती है इसके अंदर। आगे देखो, आशा सहयोगिनियों के मानदेय में भी 10% की वृद्धि की गई है। यह मानदेय में वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुकी है। इसमें आशा सहयोगिनी को पहले 4,098 रुपये मिलते थे, अब इनको जो है 4,508 रुपये दिए जाएंगे। हम बात करें आशा सहयोगिनी क्या होती है, हमने बहुत नाम सुना है कि आशा सहयोगिनी, आशा सहयोगिनी। आखिर आशा सहयोगिनी होती क्या है? तो आशा सहयोगिनी होता है ASHA, आशा। तो इसका इंग्लिश में नेम है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। क्या? एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, जो कि सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है, मान्यता प्राप्त होती हैं। ये स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय रूप से काम करने वाली महिला होती है। मतलब गांव में जाकर ये जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में महिलाओं को जो है जागरूक बनाती है। ये आंगनवाड़ी पोषण केंद्र में भी जो है कार्य करती है और स्वास्थ्य संबंधित और पूर्व स्कूली शिक्षा की भी ये व्यवस्था करती है। तो आशा सहयोगिनी का कोई भी नाम आ जाए कि आशा का पूरा नाम क्या है, तो उसका नाम है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, कमेंट में लिख के बताओ जल्दी से, मुझे आपको याद हो जाए। कमेंट में लिख के बताओ क्या नाम है, एग्रीगेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की जयपुर में शाखा खोली गई है। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की जयपुर में शाखा खोली गई है। इस संदर्भ में भारत सरकार और राजस्थान सरकार के जो चिकित्सा विभाग है उसमें MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं 6 मार्च 2024 को। 6 मार्च 2024 को MOU पे हस्ताक्षर हुए हैं भारत सरकार और राजस्थान सरकार का चिकित्सा विभाग के बीच में। अब राजस्थान में रोग निदान के लिए राष्ट्रीय स्तर की जांच सुविधा मिलेगी। मतलब राजस्थान में इतनी जो कंडीशंस नहीं है डेवलप, है ना, किसकी चीज के लिए? जांच करने के लिए। तो अब जो भारत इंडिया लेवल पे जो जांच की मशीन है वो अब राजस्थान को मिल जाएगी। इस MOU का जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो बनी पार्क जयपुर में होगा और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा का निर्माण होगा। मतलब बनी पार्क इसका जो है पहला मुख्यालय होगा, एक तरह से ये बोल सकते हैं। इसमें नोट करने वाली अगली बात क्या है कि संक्रामक रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की महत्व, जो भी संक्रामक रोग है ना, संक्रामक रोग जो मतलब छूने से फैलते हैं, उनके लिए छूने से फैलते हैं या फिर जैसे वायु से फैलते हैं संक्रामक, एक व्यक्ति संक्रमित है तो दूसरा व्यक्ति भी संक्रमित हो जाता है, जैसे कोरोना जैसी महामारी। तो ये संक्रामक रोगों से निपटने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये बनी पार्क में खुला है। सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना है, इसकी पहले 8 शाखाएं अलवर राजस्थान में, बेंगलुरु में, कोझिकोड में। हमें तो यह ध्यान रखना है कि राजस्थान में कहाँ है, अलवर के अंदर जो है पहले से 8 शाखाएं हैं, जिसमें पहले के नंबर है अपने अलवर का। अलवर के बाद अभी जयपुर में भी आ चुका है, खोल दी गई है। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इतना, बस ये ध्यान रखना है कि क्या चीज़ है। राजस्थान में 365 आदर्श आंगनवाड़ी बनाने की मंजूरी दी गई है। आगे देखो दोस्तों, राजस्थान में 365 आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। तो राजस्थान के समेकित बाल विकास विभाग द्वारा 365 सामान्य आंगनवाड़ियों को आदर्श आंगनवाड़ी बनाने की स्वीकृति जो है मिल चुकी है। सभी राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक परियोजना ब्लॉक पर एक आंगनवाड़ी को आदर्श केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। मतलब हर जिले के ब्लॉक पर एक आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। जो अभी वर्तमान में स्थापित है
आंगनवाड़ी केंद्र उनको ही आदर्श बनाया जाएगा। और इसके बनाने के लिए एक आंगनवाड़ी केंद्र को आदर्श केंद्र बनाने पर लगभग 5 लाख रुपए का खर्चा किया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि महिला सशक्तिकरण और बच्चों के स्वस्थ और शिक्षित भविष्य को सुनिश्चित करना है। इसके तहत आंगनवाड़ी स्कूलों में प्ले स्कूल जैसा माहौल तैयार किया जाएगा। जैसे प्ले ग्रुप स्कूल होते हैं ना, जिसमें खेलने कूदने के लिए बच्चों को मन लगाने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है, आपने देखा होगा। उसी तरीके से आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी इस तरह का प्ले स्कूल जैसा माहौल उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें जो है सारी चीजों का विकास किया जाएगा। ये देखो, इसमें जो है पेंटिंग, खिलौने, खेलकूद का सामान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, साथ ही न्यूट्री गार्डन, पोषण वाटिका को भी विकसित किया जाएगा। वर्ष 2024-25 के राज्य के लेखानुदान बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इंपॉर्टेंट है कि राज्य के लेखानुदान बजट में 2024-25 वाले बजट में यह घोषणा की गई थी, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अभी क्या किया, आगे देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 मार्च 2024 को जम्मू कश्मीर की श्रीनगर में देश भर की 58 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है, जिसमें राजस्थान के 3 प्रमुख आध्यात्मिक स्थलों के विकास का भी इसमें नाम है। कौन कौन से हैं वो 3 प्रमुख आध्यात्मिक स्थल? तो वो है, पहला है एक तो सांवलिया सेठ मंदिर है जो कि आपके चित्तौड़गढ़ में है, दूसरा करणी माता मंदिर है जो कि बीकानेर देशनोक में है, और तीसरा केशोरायन पाटन बूंदी को जो है आध्यात्मिक स्थलों के रूप में डेवलप करने का निश्चय किया है भारत सरकार द्वारा। और केंद्र सरकार ने देश के 40 से अधिक ऐसे स्थानों की पहचान की है जिन्हें पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान के 3 ध्यान रखने हैं कि सांवलिया सेठ मंदिर, करणी माता मंदिर और केशोराय पाटन बूंदी। जम्मू कश्मीर से इसकी घोषणा की गई है। और प्रधानमंत्री ने देखो अपना देश पीपुल चॉइस अभियान का भी शुभारंभ किया है। वहीं 7 मार्च 2024 को देखो अपना देश पीपुल चॉइस अभियान। ठीक है, तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है कि विदेश में रहने वाले लोगों को भारत आने के लिए प्रेरित करना। मतलब जो विदेश में जो लोग रह रहे हैं इंडिया के, तो उसमें उनके लिए है कि देखो अपना देश जो है, देखो आके कि हमने किस तरह से जो है डेवलप किया हुआ है। आगे देखो, आगे जो है जोधपुर में अपाचे हेलीकॉप्टर की पहली स्क्वाड्रन बनेगी। हेलीकॉप्टर का नाम है AH-64E स्क्वाड्रन बनेगी अपाचे हेलीकॉप्टर का। तो अपाचे AH मतलब अपाचे और 64E, ठीक है। अपाचे की स्क्वाड्रन जोधपुर मिलिट्री स्टेशन पर तैनात होगी। इस स्क्वाड्रन में 6 हेलीकॉप्टर मिलेंगे, ठीक है, जिनसे 2 हेलीकॉप्टरों की तैनाती मई में होगी। मई में जो है 2 हेलीकॉप्टर की तैनाती होगी। जब तक ये आप ये वीडियो देखोगे तो शायद 2 हेलीकॉप्टर वहां पे जोधपुर में आ जाएंगे, अपाचे 64E। इसमें अपाचे के साथ जमीनी लड़ाई का सबसे घातक माना जाता है। अपाचे जो हेलीकॉप्टर है वो जमीनी लड़ाई में सबसे घातक माना जाता है। और ना अच्छा, इसमें लिखा हुआ है कि अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ में जो जमीनी लड़ाई पर सबसे घातक माना जाता है रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर, जो कि स्वदेशी है। अपाचे के साथ रुद्र अटैक हेलीकॉप्टर भी होगा। ये दोनों जो एयर कैवलरी यानी टैंक व तोपों के साथ जमीनी अटैक में पाकिस्तान से सटे वेस्टर्न फ्रंट पर मजबूती प्रदान करेंगे। मतलब हमारी जो भारत पाकिस्तान की बॉर्डर है राजस्थान के अंदर, तो वहां पर जो है ये तैनात किए जाएंगे। एक तरह से वहां पर जो है पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया जाएगा कि देखो हमारे पास अगर तुम उंगली करोगे तो हम तुम्हारे हाथ कर देंगे पूरा, इस तरह से, है ना। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 12 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर है जो पाकिस्तान और चीन की मोर्चे पर तैनात है, है ना। तो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर 22 जो है अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात है। अपाचे 64E हेलीकॉप्टर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि अपाचे हेलीकॉप्टर अमेरिकी कंपनी है बोइंग, उसके द्वारा निर्मित है। अपाचे हेलीकॉप्टर्स द्वारा अफगानिस्तान में युद्ध के दौरान हिंदू कुछ पहाड़ियों में छिपे जो तालिबानी लोग थे और अलकायदा आतंकवादी थे, उनके विरुद्ध जो है अभियान किया गया था और सफल अभियान किया गया था। मतलब यह है कि अफगानिस्तान और हिंदू कुछ पहाड़ी में जो तालिबानी आतंकी थे उनके खिलाफ अपाचे हेलीकॉप्टर का ही यूज किया गया था। इसकी थोड़ी सी हम बात करें, A-64E अपाचे हेलीकॉप्टर की खासियत क्या है। तो देखो, इसमें टर्बो शिफ्ट इंजन होता है 4 ब्लेड वाला। सेंसर की मदद से रात में भी सफल उड़ान भर सकते हैं। दुनिया भर के रक्षा प्रणाली में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अधिकतम उड़ान की गति जो है इसकी 265 किलोमीटर प्रति घंटा, बहुत ज्यादा, ये 265 किलोमीटर घंटे के हिसाब से उड़ता है। इसमें गन्स, रॉकेट और मिसाइलों को ले जाने की भी क्षमता है।
इस हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना की मांग के अनुरूप बनाया गया है। इसमें हवा से जमीन पर मार करने वाले हेल फायर मिसाइल, है ना, और हाइड्रा रॉकेट और हवा से हवा में मार करने वाली स्टिंगर मिसाइल भी शामिल हैं। तो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, मतलब जब भी कभी युद्ध होगा तो इस हेलीकॉप्टर का यूज किया जाएगा और बहुत ही शानदार हेलीकॉप्टर है, मजा आ जाएगा। मतलब आगे देखो कि भारत के पश्चिमी बॉर्डर पर तेजस की पहली स्क्वाड्रन, तेजस जो हमारा जो विमान है ना, तो उसकी जो है राजस्थान के अंदर पश्चिमी बॉर्डर पर इसकी भी जो है स्क्वाड्रन, मतलब ये इसकी भी एक टुकड़ी तैनात होगी। राजस्थान से सटे पश्चिमी बॉर्डर पर हाल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा जो तेजस विमान बनाया गया है मार्क ए फर्स्ट की पहली स्क्वाड्रन बीकानेर में नाल एयरबेस पर तैनात होगी। ठीक है, अपाचे हेलीकॉप्टर तो जोधपुर में होगा और ये जो है तेजस आपके बीकानेर में होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अपाचे आपका जो है जोधपुर में होगा और ये जो आपके तेजस है वो आपके तैनात होगा बीकानेर में नाल एयरबेस पर, है ना। ये स्क्वाड्रन वायुसेना से रिटायर्ड हो चुके मिग 21 और मिग 27 की जगह लेगी। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि मिग 21 और मिग 27 की जगह कौन लेगा, तेजस। अगले 5 वर्षों में पश्चिमी फ्रंट पर तेजस की 2 और स्क्वाड्रन तैनात होगी। दूसरी स्क्वाड्रन कच्छ के नलिया एयरबेस पर और तीसरी स्क्वाड्रन वेस्टर्न फ्रंट कश्मीर के फॉरवर्ड बेस पर तैनात होगी। इंपॉर्टेंट क्या है, हमें जो है ये इंपॉर्टेंट 2 चीज ध्यान रखना है कि हाल ने तेजस बनाया है 1A तेजस बीकानेर में होगा, मिग 21 और मिग 27 की जगह लेंगे। ठीक है, तो ये है बात। अब देखो आगे क्या है, आगे लिखा हुआ है राजस्थान में अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क। अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां पर है, कोटा में। पहली बार बया पक्षी की गणना हुई है, पहली बार पक्षियों की गणना हुई है, बया पक्षी। ठीक है, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहां है, कोटा में। इंपॉर्टेंट हो जाता है राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार इस पक्षी की आधिकारिक गणना की गई है। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क में इनके लिए हैबिटेट विकसित किया जाएगा, मतलब रहने के लिए स्थान, हैबिटेट मतलब इनके रहने के लिए जो है अनुकूल परिस्थितियां उपलब्ध कराई जाएगी। ग्रासलैंड और इकोसिस्टम भी इनके लिए अनुकूल किया जाएगा। बया पक्षी है, बया पक्षी के लिए कोटा का अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे देखो राजस्थान का पहला टर्सरी कैंसर केयर सेंटर, टर्सरी कैंसर केयर सेंटर TCCC या फिर TCCC या पहला टर्सरी कैंसर केयर सेंटर, इसका नाम जो है आचार्य तुलसी टर्सरी केयर सेंटर होगा, है ना। आचार्य तुलसी टर्सरी केयर कैंसर केयर सेंटर होगा। यह बीकानेर जिले में शुरू किया जाएगा। केंद्र और राज्यों के बीच जो है इसके जो वित्त पोषण की बात करें तो 60:40 का होगा। केंद्र सरकार 60% देगी और राज्य सरकार 40% देगी। आचार्य तुलसी रीजन कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर को 2015 में अपग्रेड करते हुए यह प्रदेश का पहला टर्सरी कैंसर केयर सेंटर स्थापित होगा। मतलब पहले से जो आचार्य तुलसी रीजनल कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च सेंटर चल रहा था उसको अपग्रेड करके आचार्य तुलसी टर्सरी कैंसर केयर सेंटर में बदला जाएगा। और इसको फिर क्या है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने की भी घोषणा की गई है, वो एक आगे की बात है। अब हम बात कर लेते हैं टर्सरी केयर सेंटर क्या होता है। तो ये देखो दोस्तों क्या होता है कि यदि कोई रोगी अस्पताल में भर्ती है उससे उच्च स्तर की विशेष देखभाल की आवश्यकता है। मतलब कोई रोगी अस्पताल में भर्ती है और उसके लिए विशेष जो है देखभाल की आवश्यकता है तो उसे टर्सरी केयर सेंटर हेतु रेफर किया जाएगा। टर्सरी केयर सेंटर में विशिष्ट जटिल स्वास्थ्य परिस्थितियों का इलाज के लिए लक्ष्य के साथ अति विशिष्ट उपकरण, मतलब ये एक तरह से हाईली टेक्निकल और आपके मशीनों से युक्त होगा। और जब किसी भी मरीज को इसकी आवश्यकता पड़ेगी, जैसे अभी बोलते हैं ना कि रेफर करने के लिए, तो रेफर कर देते हैं तो किसी अस्पताल में सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती, तो यहाँ पर इसको है भेज दिया जाएगा किसी भी मरीज को। इसमें डायलिसिस, कोरोनरी धमनी बाईपास ग्राफ्ट और ये जलने संबंधी उपचार सुविधा उपलब्ध रहती है। दोस्तों आगे देखो दुनिया की पहली इलेक्ट्रिफाइड टनल, ये जो टनल है रेवाड़ी और दादरी सेक्शन पर स्थित है। मतलब रेवाड़ी आपके हरियाणा और दादरी आपके उत्तर प्रदेश तक ये जो है बन रहा है और इसमें डबल स्टेक कंटेनर गुड्स के लिए स्थापित किया जाए, मतलब मालगाड़ियों के लिए ये स्पेशली ट्रैक बनाया जा रहा है। और इस जो ट्रैक है ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हिस्सा है। आपको पता होगा कि जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर होते हैं उसमें 2 है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। तो वेस्टर्न का ये हिस्सा है
वेस्टर्न और ईस्टर्न का ये जो है वेस्टर्न का हिस्सा है, और ईस्टर्न कॉरिडोर का 100% कार्य हो चुका है और वेस्टर्न का 95% कार्य हो चुका है। तो दोस्तों रेवाड़ी दादरी किसका हिस्सा है? वेस्टर्न का हिस्सा है। इस फ्रेट कॉरिडोर को जो है आपको मैं बताऊं, फ्रेट कॉरिडोर पूरी तरह से शुरू होने के बाद रेलवे की करीब 75% मालगाड़ियां इसमें शिफ्ट हो जाएगी। और ये होता क्या है आखिर, ये डेडिकेटेड कॉरिडोर क्या होता है? तो इसके अंदर देखो आप, यह उच्च गति वाला, उच्च क्षमता वाला, विश्व की अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त एक रेल मार्ग होता है जो कि माल एवं वस्तुओं के परिवहन हेतु बनाया जाता है। मतलब माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ये जो है तीव्र गति का रूट बनाया जा रहा है। जल्दी से ट्रेन द्वारा, मालगाड़ी द्वारा जल्दी से जो है रूट से जो है माल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दिया जाए। पूरा इंडिया इसमें कवर होगा। आपको मैं बता दूं, बेहतर बुनियादी ढांचे और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इसमें समावेशन किया गया है। केंद्र सरकार की योजना है और इसमें जो है 2 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। तो इसमें 2 बनाए जा रहे हैं, जिसमें से एक है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो हम पहले बात करते हैं ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर क्या है। तो ये पंजाब से लेकर बंगाल तक जाता है, पंजाब के लुधियाना से बंगाल के दनकुनी तक जाता है। इसका जो रूट है, इसके रूट में देखो क्या क्या चीजें पड़ती है, कोयला की खदानें पड़ती है, थर्मल पावर प्लांट पड़ते हैं, औद्योगिक शहर पड़ते हैं। क्यों पड़ते हैं? क्योंकि ये देखो पंजाब से शुरू होता है, पंजाब के बाद हरियाणा में जाता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में जाता है, बिहार में जाता है, झारखंड और पश्चिम बंगाल में जाता है। तो आपने देखा होगा कि कोयला की खदानें सबसे ज्यादा कहाँ है? झारखंड और पश्चिम बंगाल के वहां पर है ना। थर्मल पावर प्लांट उत्तर प्रदेश में भी है, आपके पश्चिम बंगाल में भी है। इस तरह से जो है ये कॉरिडोर या इन राज्यों से निकलता है। और इसको जो वित्त पोषण है वो विश्व बैंक द्वारा किया जाता है, मतलब वर्ल्ड बैंक द्वारा इसको जो है वित्त पोषण दिया जा रहा है। इसके बाद जो हम बात करें वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट टर्मिनल महाराष्ट्र से यूपी के दादरी तक ये बनेगा, यूपी के दादरी तक बनेगा। ये देश के प्रमुख बंदरगाहों से होकर निकलेगा। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो 1504 किलोमीटर होगी और इसमें हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश शामिल होंगे। कौन कौन शामिल होंगे? हरियाणा, ये देखो हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद आपके गुजरात, और गुजरात के बाद आपके महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद और उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश भी इसमें आएगा इस तरफ। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र इसमें शामिल होंगे। इसको जो वित्त पोषण है जापानी अंतरराष्ट्रीय एजेंसी जीका के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, जीका इसको कर रहा है, इसको वेस्टर्न को और आपके ईस्टर्न को कर रहा है वर्ल्ड बैंक, वित्त पोषण दे रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर को आपस में जोड़ने के लिए दादरी और खुर्जा के बीच एक खंड बनाया जा रहा है। मतलब दोनों को जोड़ने के लिए दादरी और खुर्जा के बीच क्या बनाया जा रहा है? एक खंड बनाया जा रहा है, एक हिस्सा बनाया जा रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है कि अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है कि वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर को जो है मिलाने वाला स्थान कौन सा है? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। मैंने आपको इतना समझाया, तो आप ये थोड़ा सा ये चीज बताओ कि ईस्टर्न और वेस्टर्न को मिलाने के लिए जो है आपके कौन सा स्थान है। ठीक है, आगे देखो, देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड, देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड कौन सा है? किशनगढ़। किशनगढ़ डंपिंग यार्ड आपने देखा होगा दोस्तों, किशनगढ़ डंपिंग यार्ड जो कि मार्बल, आपको पता है किशनगढ़ में बहुत ज्यादा होता है, और मार्बल की जो बुरादा होता है व्हाइट कलर का, वो जो है वहां पर गिरा देते हैं और पूरी जो है पूरी जमीन जो है सफेद चादर से बिछ जाती है। आपने देखा हो कई जो शूट होते हैं, प्री वेडिंग शूट्स होते हैं, वहां पर जो है ऐसा लगता है जैसे बर्फ है, वीडियो के अंदर ऐसा लगता है जैसे बर्फ है, तो वहां पर जो है शूटिंग होती है। तो वो जो है डंपिंग यार्ड ही है। किशनगढ़ का 535 बीघा क्षेत्र में विकसित हो रहा है। इसमें जो है 2000 फैक्ट्रियों को निकलने वाले मार्बल की स्लरी से भरने में 20 साल लगेंगे। मतलब इतना बड़ा डंपिंग यार्ड है कि इसमें जो कितना भी डंप कर लोगे ना आप सामान को, तो 20 साल लगेंगे, फिर भी मार्बल की जो उससे 20 साल लगेंगे। इस यार्ड में फिल्मों की शूटिंग, प्री वेडिंग शूट होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अभी देश में अभी दूसरा डंपिंग यार्ड 506 बीघा का महाराष्ट्र के देवनगर में है। अभी कौन सा है? महाराष्ट्र के देवनगर में है। और किशनगढ़ का क्या है? देश का सबसे बड़ा डंपिंग यार्ड किशनगढ़ का है। और दूसरा कौन सा है? ये ध्यान रखना, दूसरा कौन सा है? महाराष्ट्र का देवनगर का है।
जिला अस्पतालों में जीरिएट्रिक वार्ड बनाने वाला। जीरिएट्रिक वार्ड क्या होता है अभी देखते हैं। देश का पहला राज्य कौन बना? राजस्थान। राजस्थान हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इन्हें रामाश्रय का नाम दिया गया है, मतलब उन वार्ड को रामाश्रय का नाम दिया गया है और बुजुर्गों के लिए स्पेशली ये बनाया गया है। जीरिएट्रिक वार्ड में क्या होता है? वृद्धजनों की सेवा, शुश्रूषा एवं उपचार और बेहतर हो सकेगा। मतलब बुजुर्गों के लिए स्पेशल अलग से जो है वार्ड बनाया गया, उसका नाम रामाश्रय रखा गया है और राजस्थान का इसको बनाने वाला पहला जो है राज्य बन चुका है। एशिया की पहली बैक्टीरिया फ्री लॉन्ड्री, एशिया की पहली बैक्टीरिया फ्री लॉन्ड्री जो कि जयपुर के एसएमएस अस्पताल में एशिया की ऐसी लॉन्ड्री शुरू की गई है जिसमें बेडशीट, यूनिफॉर्म और बैक्टीरिया फ्री हो जाएंगे। इसमें कपड़े डालने पर धुलने के साथ ही प्रेस होकर निकलेंगे, है ना। तो ये ध्यान रखना, देश की पहली बैक्टीरिया फ्री लॉन्ड्री जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, जयपुर के एसएमएस अस्पताल में, ठीक है। राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है? इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो दौसा और गंगापुर सिटी रेलवे लाइन पर बनी है। सबसे लंबी रेल सुरंग जो दौसा और गंगापुर सिटी के, गंगापुर सिटी आपको पता है कि जो है आपके जिला बन चुका है और दौसा और गंगापुर सिटी जिले के बीच में जो है ये है देश की सबसे, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग, राजस्थान की सबसे लंबी रेल सुरंग की हम बात कर रहे हैं। यह डिडवाना के पास स्थित 2.3 किलोमीटर रेल सुरंग का कार्य पूर्ण हो चुका है। यह पहली रेल सुरंग है जिसमें जर्मन तकनीक से गिट्टी रहित ट्रैक बनाया गया है। इस सुरंग की ऊंचाई 6.15 मीटर तथा सुरंग की चौड़ाई जो है 5.20 मीटर है। प्रदेश की और भी अन्य रेल सुरंग है, वो कौन कौन सी है वो हम देख लेते हैं। प्रदेश की है देबारी जो कि चित्तौड़गढ़ और उदयपुर के बीच में 750 मीटर लंबी है। कामली घाट जो कि मावली मारवाड़ मीटर की गेज लाइन पर 500 मीटर की है। कामली घाट में एक 300 मीटर की भी है ना। और देश की हम बात करें तो देश की सबसे लंबी जो रेल सुरंग है वो जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल में है। जम्मू कश्मीर की पीर पंजाल में 11 किलोमीटर लंबी रेल सुरंग है, ठीक है, 11 किलोमीटर लंबी। तो देखो आपको मैं बता दूं कि राजस्थान की सबसे लंबी कौन सी? दौसा से गंगापुर सिटी। और आपके देश की कौन सी है? श्रीनगर में 11 किलोमीटर लंबी जम्मू कश्मीर के अंदर, ठीक है। कानून की पढ़ाई शुरू करने वाला देश का पहला संस्कृत विद्यालय, मतलब ऐसा विश्वविद्यालय जिसमें कानून की पढ़ाई होती है, ऐसा संस्कृत महाविद्यालय जिसमें कानून की पढ़ाई होती है, एलएलबी कराई जाती है। तो केंद्रीय संस्कृत विद्यालय जयपुर, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में पहली बार एलएलबी का कोर्स शुरू किया गया है। इस विश्वविद्यालय की में प्राचीन ऋषियों के हिंदू विधि के मूल ग्रंथों, धर्मशास्त्र, नए कानून का अध्ययन कराने के लिए एलएलबी की पढ़ाई होगी। तो ध्यान रखना, जयपुर का जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, जयपुर का जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, वहां पर जो है एलएलबी की पढ़ाई की जाएगी। राजस्थान में तेंदुओं की संख्या की हम बात करें तो भारत में तेंदुओं की संख्या की रिपोर्ट जो है 29 फरवरी 2024 को जारी हुई थी। इस रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में तेंदुओं की संख्या जो है बढ़ गई है और 476 से बढ़कर 721 हो गई। मतलब तेंदुओं की संख्या बढ़ गई, ये एक अच्छी बात है ना। उनका संरक्षण हो रहा है धीरे धीरे। इस रिपोर्ट में राजस्थान में जो 4 टाइगर रिजर्व है, अब राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व कौन से इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में 4 टाइगर रिजर्व है। एक तो है मुकंदरा हिल्स, दूसरा रामगढ़ विषधारी जिसको 2022 में अभी दर्जा मिला है टाइगर रिजर्व का, रणथंभौर टाइगर रिजर्व और एक है सरिस्का टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। और इन चारों टाइगर रिजर्व में 721 जो है तेंदुए शामिल है। सरिस्का और रणथंभौर को टाइगर रिजर्व लेपर्ड की सर्वाधिक संख्या के देश में 15वें स्थान में शामिल हुए। 15 टॉप 15 में जो है सरिस्का और रणथंभौर लेपर्ड के उसमें शामिल हुआ है। देश में लेपर्ड की सर्वाधिक आबादी वाले टाइगर रिजर्व की श्रेणी में सरिस्का तीसरे नंबर पर है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, लेपर्ड जो है सर्वाधिक जो है देश में तीसरे स्थान पर सरिस्का है। लेपर्ड सर्वाधिक जो है तीसरे नंबर पे कहाँ है? सरिस्का में। लेकिन हम लोग जो है गए थे सफारी पर तो हमें तो एक भी नहीं दिखा कुछ भी। लेकिन अब पता नहीं ये कैसे गणना करते हैं, या हो सकता है कि है ना, क्या होता है कि वन विभाग वाले जो होते हैं ना सफारी वाले, उनको सब ध्यान रहता है कि कहाँ पर जो है आपके शेर हैं, तो वो जो है आपको शेर दिखा सकते हैं, वो आपको लेपर्ड दिखा सकते हैं, वो आपको तेंदुआ दिखा सकते हैं, सब दिखा सकते हैं, ठीक है। सरिस्का में ही कुल 269 तेंदुए बता रहे हैं, ठीक है। तो पर हमें तो दिखा नहीं, आपको किसी को दिखाओ तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि यहाँ पर मिल दिखा है और इस टाइम जाना चाहिए, इस टाइम नहीं जाना चाहिए, किस तरह से जाना चाहिए, सारी चीज़ें।
सरिस्का के हर 100 वर्ग किलोमीटर में 21.43 तेंदुए हैं। देश के कैमरा ट्रैप साइटों में सर्वाधिक घनत्व है। हमें तो ये ध्यान रखना है कि तेंदुओं की संख्या कितनी हो गई है, 721 हो गई है, और सरिस्का वो तीसरे नंबर पर है, बस इतना ध्यान रखना है। और 4 टाइगर रिजर्व कौन से हैं? राजस्थान के नए पैनोरमा की घोषणा की गई है। राजस्थान की गौरवशाली ऐतिहासिक धरोहर एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण देने के उद्देश्य से नए पैनोरमा स्मारक संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की गई है, जिसमें महावीर जी पैनोरमा, वो है करौली में महावीर जी के हैं अंदर। जैन मुनि श्री विद्यासागर जी का पैनोरमा कहाँ है? अजमेर में। भक्त शिरोमणि कर्माबाई पैनोरमा कहाँ है? डिडवाना कुचामन नागौर के अंदर। श्री जसनाथ जी का कहाँ है? बीकानेर कतरियासर में। श्री खेमा बाबा का कहाँ है? बालोतरा के अंदर। श्री भामाशाह का पैनोरमा चित्तौड़गढ़ में। राव चंद्रसेन का पैनोरमा जोधपुर में। गोकुल जाट का पैनोरमा भरतपुर में। जैसलमेर में क्या है? जैसलमेर का पैनोरमा। ठीक है, ये पैनोरमा ध्यान रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इन पैनोरमा का निर्माण राजस्थान धरोहर प्राधिकरण द्वारा करवाया जाएगा, और इसके अलावा भी श्री ब्रज 84 कोष परिक्रमा मार्ग जो कामा और डीग जयपुर जिले में स्वतंत्र वीर संग्रहालय और 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में गांवों के योगदान की स्मृति में स्वतंत्रता गांव स्मारक का निर्माण करवाया जाएगा जयपुर के अंदर। मतलब जयपुर के अंदर स्वतंत्र गांव और आपके जो है कामाडीग के अंदर 84 कोस की परिक्रमा, इसको जो डेवलप किया जा रहा है। आगे हम बात करते हैं कि मेट्रो के फेज 1D का शिलान्यास जो है 15 मार्च 2024 को कर दिया गया है। मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से अजमेर रोड चौराहा को मेट्रो जो से जोड़ने के लिए मेट्रो फेज 1D का शिलान्यास किया गया है। मतलब जो आपने देखा होगा जयपुर में जो भी रहते हैं तो मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से शुरू होता है और आपके चांदपुर तक जाता है, लेकिन 1D के अंदर क्या किया है, जो 200 फुट बाईपास वाला अजमेर का जो चौराहा है ना, अजमेर रोड चौराहा, वहां तक जो है मेट्रो ले जाने का प्रावधान किया गया है। जयपुर मेट्रो को द्वितीय चरण की DPR तैयार कराने के लिए दिल्ली मेट्रो को कंसल्टेंसी नियुक्त किया गया है। अब जयपुर मेट्रो का जो है आपको फेज 2 देखने को मिलेगा। अब जो फेज 2 है उसके लिए किसकी कंसल्टेंसी ली गई है? दिल्ली मेट्रो की। मेट्रो का फेज 1D 204 करोड़ की लागत से बनेगा। आपको पता है कि मानसरोवर से जो है आपके 200 फुट बाईपास तक 204 करोड़ रुपए की खर्चा आएगा, और इसका काम जो है 2026 तक पूरा भी हो जाएगा। ये कितना शानदार वाला काम हो जाएगा कि सीधा वहां से बैठो और पूरे चांदपुर उतरो। और जयपुर में मेट्रो के फेज 1C और 1D का काम होने के बाद मेट्रो का विस्तार 16 किलोमीटर हो जाएगा। कितना किलोमीटर हो जाएगा? 16 किलोमीटर मेट्रो का विस्तार हो जाएगा। अभी लगभग कितना किलोमीटर है? आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि अभी वर्तमान में जो मेट्रो का जो किलोमीटर है वो कितना है। इसके साथ ही जयपुर मेट्रो स्टेशन में 16 मेट्रो स्टेशन हो जाएंगे। 16 किलोमीटर स्टेशन, 16 किलोमीटर ट्रैक हो जाएगा और 16 स्टेशन हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखो। IIT जोधपुर ने समुद्र में तेल रिसाव का पता करने के लिए हाइब्रिड ड्रोन बनाया। मतलब समुद्र के अंदर तेल रिसाव होता है, गैस का रिसाव होता है, उसके लिए IIT जोधपुर ने क्या बनाया? एक ड्रोन बनाया है। तो इसमें क्या है कि ये जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर के अंदर जो है IIT, इसने जमीन, हवा और पानी में कार्य करने वाला हाइब्रिड ड्रोन बनाया है। ये हाइब्रिड ड्रोन क्या करेगा? जमीन और पानी दोनों पर चल सकता है, और मुख्य रूप से समुद्र और नदियों में तेल का जो रिसाव होता है उसको रोकने में भी सहायक है। और ये पानी के नीचे जो पानी के नीचे कटाव हो जाता है, प्रदूषण फैलता है, उसको रोकने में भी कारगर साबित होगा। यह प्रणाली जो है हिंगास प्रजाति के पक्षी से प्रेरणा लेकर विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में कि जयपुर का जो ड्रोन है उसको बनाने के लिए किस पक्षी से प्रेरणा ली गई है, तो वो है हिंगास प्रजाति का जो है पक्षी है, उससे जो प्रेरणा ली गई है, जो कि जमीन और पानी दोनों में चल सकता है। ये जो पक्षी है इसकी हम बात करें, जमीन और पानी दोनों पर चलने में सक्षम होते हैं। ये प्रोटोटाइप एक जहाज की तरह चलता है। ठीक है, ये हवा में भी उड़ सकता है और ये पानी में भी चल सकता है। पानी में डूबने पर भी नेविगेट कर सकता है। पानी में भी डूब जाएगा ना ये जो आपका ड्रोन, फिर भी यह हमें पता चल जाएगा। ये 8 घंटे तक पानी के भीतर रह सकता है और इसकी उड़ान का समय 15 मिनट है। 8 घंटे तक तो कम से कम पानी के नीचे, और ऊपर उड़ेगा तो 15 मिनट। तो ये IIT जोधपुर ने बनाया है और हिंगास नामक जो पक्षी है उससे प्रेरणा लेकर बनाया है। RCDF ने ऊँटनी का दूध जो है लॉन्च किया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने
सरस ब्रांड का ऊँटनी का दूध लॉन्च किया है। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन है, उसने जो सरस ब्रांड में अब ऊँटनी का दूध भी आता है, और इसकी शुरुआत जो है बीकानेर के सरस डेयरी से शुरू हुई है। इसके बाद ये पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। ये उपभोक्ताओं को 200 ग्राम जो दूध है, ऊँटनी का दूध, अब आपको सरस की डेयरियों में मिलेगा। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो 200 ग्राम का दूध है वो 20 रुपए में मिलेगा, मतलब 100 रुपए किलो हो गया, ये है ना लगभग। ठीक है, तो अच्छी बात है ना, ऊँटनी का दूध जो कि आपके सरस डेयरी के अंदर मिलेगा। राजस्थान के 65,000 स्कूलों की जीआईएस मैपिंग होगी, है ना। जीआईएस मैपिंग मतलब होगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, 65,000 स्कूलों का वो होगा, है ना। इसके अंदर अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन अब चंडीगढ़ तक जाएगी। अजमेर दिल्ली कैंट वंदे भारत ट्रेन अब कहां तक जाएगी? चंडीगढ़ तक जाएगी। आपको मैं बता दूं कि वंदे भारत ट्रेन जो है शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2024 को रेलवे की लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया था। 12 मार्च को 1 लाख करोड़ रुपए की रेलवे की सभी परियोजनाओं का शिलान्यास किया था। और राजस्थान को इसमें कौन कौन सी सौगात मिली है? तो अजमेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस का चंडीगढ़ तक इसमें क्या है विस्तार किया गया है पहले तो। दूसरा क्या है, कुचामन सिटी और नावा सिटी व फुलेरा गोविंदी मारवाड़ रेल खंडों का दोहरीकरण कर लोकार्पण किया गया है। दोहरीकरण मतलब पहले एक ही ट्रैक था, अब यहाँ 2 ट्रैक बना दिए, एक आने को जाने को। देखे होंगे ना आपने 2-2 ट्रैक, तो इस तरह से जो ट्रैकों का दोहरीकरण कर दिया गया है। जोधपुर कारखाने के आधुनिकरण का भी जो है लोकार्पण किया है। और जैसलमेर में ट्रेन अनुरक्षण डिपो का निर्माण कर इसका शिलान्यास किया है। जैसलमेर में तो ट्रेन को जो है अनुरक्षण करने के लिए, मतलब उनके ट्रेन को रखने के लिए एक तरह से डिपो का निर्माण किया है। आप तो ये ध्यान रख लो, ट्रेन के डब्बे वगैरह और उनको जो है रखने के लिए वहां पे। ठीक है, कुचामन और नावा सिटी फुलेरा गोविंदी मारवाड़ में दोहरीकरण का कार्य किया है। और अजमेर दिल्ली कैंट का जो वंदे भारत है उसका जो है चंडीगढ़ तक विस्तार किया गया है। उसके बाद देखो राष्ट्रीय संजीवनी कला महोत्सव, ये क्या होता है? ओरियन ग्रीन्स संस्था द्वारा इंपॉर्टेंट है, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से, मतलब इसमें ओरियन ग्रीन संस्था द्वारा संस्कृति जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उन्होंने जो है ये कला महोत्सव का आयोजन करवाया। 10 मार्च 13 मार्च और 20 मार्च को क्रमशः अजमेर जयपुर औरंगाबाद में इसका जो है महोत्सव का आयोजन किया गया। 10 मार्च 13 मार्च और 20 मार्च को राजस्थान में, 10 मार्च को जो है अजमेर में और 13 मार्च को जयपुर में इसका आयोजन किया गया। इसमें क्या है? पर्यावरण विषयक कथक नृत्य, ध्रुपद गायक, सितार वादन, नाटकों का मंचन किया गया है ना। और ये जो कला संजीवनी कला महोत्सव है किसको जो है समर्पित किया गया है? मार्तंड स्वर्गीय पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग को ये समर्पित किया गया है। धर्मा गार्डियन ये एक युद्धाभ्यास है जो कि आपके भारतीय सेना और जापान की ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के बीच आयोजित होता है। इसका आयोजन बीकानेर के महाजन फील्ड रेंज में किया गया। धर्मा गार्डियन क्या है? जापान और भारत के बीच एक युद्धाभ्यास है जिसका जो है अभ्यास कहाँ किया गया? बीकानेर के महाजन रेंज के अंदर धर्मा युद्धाभ्यास किया गया, धर्मा गार्डियन। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसको इंपॉर्टेंट कर दो, आरएस में पूछा जाएगा। जब भी आरएस 2024 का प्री होगा तो बिल्कुल पूछा जाएगा, ये 100% लिख लो आप कि फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्टता और उपलब्धता कार्यक्रम, इसके तहत क्या किया? राजस्थान के जो सरकारी शिक्षक हैं अब संयुक्त राज्य अमेरिका के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की कला सीखेंगे। मतलब इसमें फुल ब्राइट शिक्षण उत्कृष्ट संस्था में क्या है? राजस्थान के जो गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर, अब वो क्या है कि यूएसए के जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाने की कला सीखेंगे, है ना। इसे यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत जो भी शिक्षक अमेरिका में प्रशिक्षण लेगा उसे जो है फेलोशिप भी दी जाएगी। मतलब आप जो है वहां पे जाकर सीख के आओ, अमेरिका जाओ और सीख के आओ कि बच्चों की पढ़ाई कैसे होती है और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो भारत के अंदर। तो राजस्थान के टीचरों के लिए ये बहुत बढ़िया एक तरह से कार्यक्रम है कि वहाँ पे सीख के आओ और जो है वहाँ का जो एजुकेशन का माहौल है वो जो है सीख कर यहाँ पर जो है आप अप्लाई करो।
ये भारत और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था। ये ध्यान रख लेना बस संस्था का नाम कि यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन, ठीक है, ये याद रख लेना बस, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। देवास परियोजना का तीसरा और चौथा बांध टनल का निर्माण का शिलान्यास किया गया है। देवास परियोजना का मुख्यमंत्री द्वारा 1 मार्च 2024 को उदयपुर के गोगुंदा में देवास परियोजना के तीसरे और चौथे बांध का निर्माण का शिलान्यास किया गया है। ये ध्यान रखना है कि किस परियोजना का उद्घाटन उदयपुर में किया गया, तो वह है देवास परियोजना। अब क्या है कि मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने 1 मार्च 2024 को राजस्थान के विभिन्न स्थान पर क्या है कि आकाशीय बिजली गिरने से मर गए थे कुछ लोग, तो उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 4 लाख रुपए की सहायता आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की ओर से और 1 लाख रुपए की सहायता मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रदान की जाएगी। आपको पता है 1 मार्च 2024 को क्या हुआ था कि राजस्थान में कई जगह पे ना बिजली गिरी थी, आकाशीय बिजली गिरी थी एक साथ कई जगह, तो वहां पे कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, है ना। तो उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की घोषणा मुख्यमंत्री सीएम ने अब भजन लाल जी ने करी है ना। अब देखो 53वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का राज्य स्तरीय आयोजन 4 मार्च 2024 को जयपुर में किया गया है, और इस वर्ष की थीम क्या है, ESG इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इसकी उत्कृष्टता के सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान देने के लिए ESG इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस 53वें राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस जो कि 4 मार्च 2024 को जयपुर में किया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरह से 4 मार्च और 5 मार्च को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, आपको पता है जालाना में स्थित है, जयपुर में जो है एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। राजस्थान सरकार और UNDP और UN की नीति आयोग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। ये कहाँ पे किया गया था, RIC जयपुर के अंदर। इसमें क्या है, सतत विकास लक्ष्य जो है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को स्थानीयकरण पर जायजा लेने के लिए, है ना, और उसकी प्रगति में तेजी लाने के लिए ये आयोजन किया गया था। अपन को इतना सा ध्यान रखना है कि कहाँ किया था, वो RIC जयपुर जालाना में किया गया था। अब यहाँ पे एक चीज समझ लेते हैं कि एक तो होता है अमृत मिशन, भारत सरकार की 2 योजनाएं, एक तो है अमृत मिशन और एक है जल जीवन मिशन। तो देखो दोस्तों, अमृत मिशन शुरू किया गया था 25 जून 2015 को, जल जीवन मिशन शुरू किया गया है आपके अगस्त 2019 से। अमृत मिशन का पूरा नाम है अटल मिशन फॉर रीजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन, मतलब अटल मिशन फॉर रीजुनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन मिशन। तो इसका अमृत का ये नाम है, ठीक है। हम बात करें इसका जो मंत्रालय वो है आवास एवं शहरी मंत्रालय, जबकि जल जीवन मिशन का है केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय। हम बात करें कि अमृत जो मिशन है इसका उद्देश्य क्या है कि 500 शहरों को चुना गया है पूरे देश के अंदर, और जिन शहरों को चुना गया है उसमें कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज, सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल की निकासी, हरित स्थान और पार्क, गैर मोटर चलित शहरी परिवहन, बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान दिया गया। मतलब जलापूर्ति, सीवरेज, वर्षा जल की निकासी, हरित स्थान, पार्क का डेवलपमेंट करने के लिए इसमें जो है ध्यान दिया गया है। और केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर 2021 को जो है दूसरे चरण की भी घोषणा कर दी है, जिसका नाम है अमृत 2.0। अपना चैनल का नाम क्या है, गवर्नमेंट गुरु 2.0, अमृत 2.0 अमृत मिशन का नाम है, ठीक है। देखो क्या मस्त तरीके से समझा दिया आपको, ठीक है। इसके तहत स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर PPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कार्य करवाए जाते हैं, ठीक है, अमृत मिशन के अंदर। तो आपको समझ में आएगा अमृत मिशन क्या है। और जल जीवन मिशन क्या है कि ये केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जो है 2019 में शुरू हुआ है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य दोस्तों भारत में हर घर के लिए नल से जल तक पहुंच के लिए, मतलब भारत में हर घर पर नल कनेक्शन देना है। कहने का मतलब ये है भारत के अंदर हर घर में नल का कनेक्शन देना और नल से पानी तक जो है लोगों की पहुंच करनी है। जल जीवन मिशन की परिकल्पना ग्रामीण भारत के सभी घरों में वर्ष 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा।
डेट भी डिसाइड कर रखी इन्होंने कि जो है 2024 तक, मतलब 2024 के लास्ट तक जो है हर घर में जल पहुंच जाएगा। ये जो है जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। इसके अलावा हर घर नल से जल कार्यक्रम की घोषणा 2019-20 में भी की गई थी। तो ये आपको मोटा मोटा जो है देखो जलापूर्ति करनी कस्बों में सीवरेज की, ये अमृत मिशन एक बड़ी योजना हो गई और जल जीवन मिशन केवल जल पेयजल से संबंधित है। अमृत मिशन में क्या है, जल जीवन भी, जल पेयजल भी है और आप सीवरेज भी है, पार्क भी है, वर्षा जल संरक्षण भी है। तो ये अमृत मिशन बड़ी योजना हो गई अपने आप में। राजस्थान के 7 शहरों में 500 इलेक्ट्रिक बसें शुरू होंगी और वो 5 मार्च 2024 को इसकी मंजूरी मिल गई है। तो ये जो 7 शहर हैं वो कौन कौन से मैं आपको बता दूं, जिसमें है आपके एक तो जयपुर, दूसरा है जोधपुर, एक है कोटा, एक है अजमेर, बीकानेर, भरतपुर और उदयपुर। मतलब जहां पर भी, इसको ये ध्यान रखना, जहां पर भी नगर निगम है वहां पर जो है 7 शहर वही हैं जहां पर जो है इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट होगी। और 2024-25 में ये बजट में घोषणा हुई थी, इलेक्ट्रिक बस स्टार्ट वहीं होगी जहां पर राजस्थान में नगर निगम है। अब आप बोलोगे सर नगर निगम की संख्या कितनी है, 10, तो 10 वहीं है। देखो जोधपुर में 2 हो गए, जयपुर में 2 हो गए और कोटा में 2 हो गए, इस तरह से ये 10 हो जाते हैं। बाकी नगर निगम 7 शहरों में ही है। इसमें आमजन को प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा उपलब्ध होगी। ठीक है। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री ने यूएनडीपी एसडीजी इन बसों का संचालन एवं संधारण स्वायत्त शासन विभाग द्वारा, मतलब हमारे डिपार्टमेंट द्वारा किया जाएगा, है ना। तो स्वायत्त शासन विभाग द्वारा कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड CESL के द्वारा किया जा रहा है ना। तो इन्होंने एक कंपनी को जो है टेंडर दिया है और टेंडर के बाद जो है इन बसों का संचालन किया जाएगा। जयपुर में 300 और जोधपुर में 70 और कोटा में 50 और उदयपुर में 35 और अजमेर में 30 और बीकानेर और भरतपुर में 15-15 ई बसों का संचालन किया जाएगा। अब जयपुर में 300 इसलिए है क्योंकि 500 बसों में से 300 जयपुर में इसलिए क्योंकि जयपुर बड़ा शहर है, तो यहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन है इसकी भी ज़्यादा ज़रूरत है। आपने ये सुना होगा एक स्काडा सिस्टम। स्काडा सिस्टम अब गंगनहर में भी ऑटोमेशन और स्काडा सिस्टम की मंजूरी मिल गई है। स्काडा सिस्टम क्या होता है अभी हम आगे देखेंगे। तो गंगनहर प्रणाली में भी स्काडा सिस्टम स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 8 मार्च 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जो है लगभग 695 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इसमें अंतिम छोर तक किसानों को सिंचाई के लिए पूरा पानी मिलेगा। प्रथम चरण के मुख्य नहर और 4 वितरिकाओं, मतलब सीधा से ध्यान रखना है किसानों को लिए पानी मिलेगा। स्काडा सिस्टम केंद्र सरकार ने जो है 695 रुपए स्वीकृत कर दिए राजस्थान में गंगनहर प्रणाली के लिए। ठीक है। इसके तहत गंगनहर प्रणाली की विभिन्न नहरों में सिंचाई क्षमता 79 से बढ़कर 86.5% हो जाएगी। स्काडा सिस्टम क्या होता है वो हम आगे देखते हैं कि सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन, यह एक रिमोट कंट्रोल आधारित स्वचालित केंद्रीय व्यवस्था होती है। इसका पूरा सिस्टम ऑनलाइन केंद्रीकृत होता है। जैसे जल आपूर्ति में फॉल्ट के बाद जानकारी मिलेगी, यह अलर्ट जारी करेगा कि यह फॉल्ट लोकेशन की सही स्थिति की जानकारी से समय की बचत और वोल्ट नियंत्रण किया जा सकेगा। इसके द्वारा सिस्टम से ही लाइन में आने वाली समस्याओं के अभियांत्रिकी को ऑनलाइन दिशा निर्देश भी दिए जा सकेंगे। कहने का मतलब यह है कि स्काडा सिस्टम एक तरह से ऑनलाइन सिस्टम है, पूरा इलेक्ट्रिक सिस्टम है, कंप्यूटराइजेशन सिस्टम है। कहीं पे भी कोई भी, जैसे मान लो कोई लाइन में फॉल्ट आ गया है ना, या फिर हम बात करें लाइन में जो है कोई लाइन टूट गई है कहीं से, तो ये अपने आप बता देगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पे लाइन टूटी है, फॉल्ट का सही लोकेशन बता देगा, कोई भी मिस्टेक आ गई उस चीज के लिए बता देगा। तो एक तरह से कंप्यूटरीकृत ये जो है एक सिस्टम स्काडा सिस्टम होता है। सबसे पहले स्काडा सिस्टम कहाँ लगा था राजस्थान में, कमेंट करके बताओगे या फिर मैं बता दूं? चलो मैं ही बता देता हूं। सबसे पहले स्काडा सिस्टम किस डैम पे लगा था, तो वो लगा था आपके बिसलपुर का जो बांध है, बिसलपुर का बांध, यहाँ पे सबसे पहले स्काडा सिस्टम राजस्थान में लागू हुआ था। दूसरा देखो बादशाह का मेला प्रतिवर्ष ब्यावर में आयोजित होता है। ब्यावर में बादशाह का मेला लगता है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। ब्यावर में धुलंडी के दूसरे दिन से ऐतिहासिक बादशाह की सवारी निकाली जाती है। यह मेला हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में, भाईचारे के रूप में बनाया जाता है। यह वर्ष 1851 से आयोजित हो रहा है और इस मेले में बादशाह की भूमिका अग्रवाल और बीरबल की भूमिका ब्राह्मण निभाता है। मतलब बादशाह की भूमिका कौन निभाता है, अग्रवाल समाज का आदमी कोई, और बीरबल की भूमिका कौन निभाता है, ब्राह्मण।
ठीक है, ये बिल्कुल एक तरह से स्पष्ट है कि ब्राह्मण जो है आपके बीरबल की भूमिका निभाएगा और अग्रवाल जो है आपके बादशाह की भूमिका निभाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता भाईचारे की ये भावना अपने आप में बहुत बड़ी है। बादशाह का मेला ब्यावर में लगता है और होली धुलंडी के दूसरे दिन से ये इसकी सवारी निकाली जाती है। पौराणिक मान्यता है कि एक दिन टोडरमल ने जादुई करिश्मे से बादशाह अकबर को आखेट के वक्त, मतलब शिकार जब कर रहा था अकबर, उस समय जंगल में उपकरण और मुद्रा उपलब्ध कराए थे। किसने कराए थे? टोडरमल ने। जिससे खुश होकर बादशाह ने टोडरमल को 3 घंटे की बादशाहत प्रदान करी थी। मतलब आप ये देखो अकबर कितना सही राजा था कि मतलब जब बादशाह शिकार कर रहा था तो टोडरमल ने क्या है कि उसको जो है संसाधन उपलब्ध करा दिए, ठीक है, उपकरण और कुछ मुद्रा उपलब्ध करा दी। तो उससे अकबर खुश हो गया और बोले 3 दिन के लिए बादशाह तू है। ठीक है, अकबर की इसी याद को ताजा रखने के लिए ये जो है अकबर की इसी याद को ताजा रखने के लिए जो है ये मेला लगता है। अब दूसरे मेले की बात कर रहे हैं तो एक और देख लेते हैं, राष्ट्रीय सरस क्राफ्ट मेला 2024। ये 8 से 18 मार्च तक सवाई माधोपुर में आयोजित हुआ। सरस क्राफ्ट मेला जो है 8 से 18 मार्च तक जो है आयोजित हुआ। कहां पर? सवाई माधोपुर में। यह मेला सवाई माधोपुर प्रशासन और राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के एक स्वायत्त निकाय राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के संयुक्त तत्वाधान और सवाई माधोपुर प्रशासन द्वारा आयोजित किया गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया। और यह मेला क्या है? परंपरा, कला, शिल्प और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करता है और महिलाओं की जो है वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए ये जो है कटिबद्ध है। ये मेला सरस क्राफ्ट मेला जो सवाई माधोपुर में आयोजित हुआ और ये जो है मेला सवाई माधोपुर प्रशासन और राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद राजीविका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी कलेक्टर वृहद परियोजना का लोकार्पण किया गया। मतलब बूंदी में जल जीवन मिशन के तहत 76.69 करोड़ रुपए की लागत से 7 मार्च 2024 को रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर वृहद परियोजना, मतलब इसका जो विस्तार है चंबल भीलवाड़ा परियोजना का लोकार्पण किया गया है। इसमें बूंदी और भीलवाड़ा को पेयजल की आपूर्ति की जाएगी और हर घर जो है कनेक्शन मिलेगा नल का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेट्रोफिटिंग ऑफ बूंदी क्लस्टर में जो है इसका जो है परियोजना का लोकार्पण कहां किया गया है? बूंदी के अंदर। आगे देखो कि राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा में संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया है। कब किया है? कलराज मिश्र जी जो हमारे राज्यपाल हैं, उन्होंने 11 मार्च 2021 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का जो है वर्चुअली लोकार्पण किया है। आरटीयू कोटा में 65,000 स्क्वायर फीट में संविधान पार्क का निर्माण हुआ है। राजस्थान में तकनीकी विश्वविद्यालय में बनने वाला यह पहला संविधान पार्क होगा। संविधान पार्क राजस्थान में ऑलरेडी है, लेकिन ये तकनीकी विश्वविद्यालय टेक्निकल यूनिवर्सिटीज के अंदर पहला जो तकनीकी पार्क है तो संविधान पार्क है जो आपके कोटा में स्थापित हुआ है। पार्क में 75 फीट ऊंचा संविधान स्तंभ बनाया गया है। राज्यपाल के निर्देशानुसार राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क बनाए जा रहे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर के अलावा उदयपुर और बीकानेर विश्वविद्यालय में संविधान पार्क स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि संविधान पार्क अब राजस्थान की हर यूनिवर्सिटी में बनेगा क्योंकि राज्यपाल महोदय ने कहा है। राजस्थान के अंदर देखो अगला क्या है, रोडवेज में वरिष्ठ नागरिकों को किराया 50% की छूट कर दी गई है। राजस्थान सरकार द्वारा रोडवेज की साधारण बसों और द्रुतगामी मतलब वोल्वो बसों में भी जो 60 से 80 साल के जो बुजुर्ग लोग हैं, वरिष्ठ लोग हैं, उनके किराए में 50% की छूट दी गई है। पहले ये 30% की थी, तो अब जो है बुजुर्गों का आधा किराया लगेगा। कहने का मतलब यह है। पोस्टल बड़ी क्या है? राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए तैयार किया गया एक ऐप है। क्या है? एक ऐप है पोस्टल बड़ी, और ये जो है आपके राजस्थान निर्वाचन विभाग और पोस्टल और होम वोटिंग की प्रक्रिया को ऑनलाइन जो है मॉनिटरिंग करने के लिए तैयार किया गया ऐप है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? प्रवीण गुप्ता ने बताया है कि 21 मार्च 2024 को इसको लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र श्री गंगानगर द्वारा विकसित किया गया है। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा।
ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी चुनाव का माहौल भी है, तो ये आपके इस साल जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान श्रीगंगानगर द्वारा विकसित किया गया कौन सा ऐप है, वो है पोस्टल बडी। श्रीगंगानगर जिले के तत्कालीन जिला अधिकारी अंशदीप ने, जिला कलेक्टर अंशदीप ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में इलेक्शन बडी बनाया था। इसके बाद उनको जो चुनाव आयोग के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मतलब राजस्थान जिला श्रीगंगानगर के जो जिला कलेक्टर अंशदीप हैं, उन्होंने इलेक्शन बडी ऐप बनाया था। अब ये इसका नाम है पोस्टल बडी। इंपॉर्टेंट है अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर। अमृतसर पंजाब में, जामनगर गुजरात में एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च 2024 को हरियाणा के गुरुग्राम से अमृतसर जामनगर तक इकोनॉमिक कॉरिडोर के 2 खंडों का उद्घाटन किया है। अमृतसर से जामनगर में इकोनॉमिक कॉरिडोर के 2 खंडों का उद्घाटन किया है। इस परियोजना की लगभग 53 किलोमीटर की लंबाई के 1799 मतलब 1800 करोड़ की लागत के 2 पैकेज डबवाली सिरसा और पीलीभंगा हनुमानगढ़ का उद्घाटन किया गया है। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर के विकास से राजस्थान में विशेषकर सीमावर्ती जिले जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर, बाड़मेर, जालोर जिलों की पंजाब और गुजरात तक एक प्रमुख औद्योगिक शहरों तक और बंदरगाहों तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी। मतलब आप ये देखो, ये इतना इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है अमृतसर जामनगर कॉरिडोर कि ये देखो पंजाब जो है आपके वहां से कॉरिडोर स्टार्ट है और राजस्थान के इस कॉरिडोर से गुजरने वाले जो भी जिले हैं गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर, ठीक है, 3, 2, 5 और 6 जिलों से ये जो कॉरिडोर निकल रहा है। और इस कॉरिडोर की कनेक्टिविटी इतनी शानदार है कि यहाँ पर जो है आपकी इन जिलों की कनेक्टिविटी भी कहाँ तक हो जाएगी, बंदरगाहों तक और आपके औद्योगिक क्षेत्रों तक। इस कॉरिडोर के विकास से औद्योगिक विकास को तो जो गति मिलेगी, साथ साथ पर्यटन और निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर प्रदान होंगे। हम अमृतसर जामनगर कॉरिडोर की थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आखिर ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है क्या। अमृतसर जामनगर इकोनॉमिक कॉरिडोर 917 किलोमीटर लंबा है और 6 लेन एक्सप्रेस नियंत्रित ग्रीन फील्ड कॉरिडोर है। मतलब इसमें 6 लाइन होगी, 3 एक तरफ और 3 एक तरफ। 6 लेन का एक्सप्रेस वे है ये, जो लगभग 22,500 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा। तो कितनी शानदार कनेक्टिविटी हो जाएगी दोस्तों। आप ये देखो पंजाब से गुजरात तक, ठीक है। पश्चिमी राजस्थान में 6 जिले जो हैं इसके अंदर राजस्थान के आएंगे, जुड़ेंगे। जो ये अमृतसर जो है पंजाब से और बंदरगाह शहर जामनगर गुजरात तक जुड़ेगा। इसका हिस्सा 637 किलोमीटर हिस्सा राजस्थान के अंदर है। मतलब 917 में से 637 मेजर पार्ट तो क्या हो गया कि राजस्थान में ही आ गया। तो ये राजस्थान के हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जालोर जिलों से होकर गुजरेगा। और राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के जाखड़वाली गांव से जालोर जिले के खेतलवास गांव तक ये विस्तृत है। अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि है ना, कि राजस्थान में किस जिले से, जाखड़वाली से और कहां तक है ये खेतलवास जो जालोर का गांव है वहां तक ये है। राजस्थान में इस परियोजना में 637 किलोमीटर के 23 पैकेज राजस्थान में है, जिनमें से 502 किलोमीटर लंबाई के 18 पैकेज अभी तक राष्ट्र को समर्पित किए जा चुके हैं, मतलब बन चुके हैं वो अभी तक, ठीक है। तो बहुत बढ़िया जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान की इसके वजह से। आगे देखो, कुछ एमओयू साइन हुए हैं विद्युत निगमों और केंद्रीय उपक्रमों के बीच में, कुछ एमओयू साइन हुए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट केवल इतना है, ये नोट जो है, देश में पहली बार पोटाश खनन की शुरुआत राजस्थान से हुई है और पोटाश खनन हेतु राज्य के हनुमानगढ़, बीकानेर स्थित 2 ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया भी, मतलब सबसे ज्यादा पोटाश आपको पता है हनुमानगढ़ में ही होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है अपन को। कोटा एयरपोर्ट की हम बात कर लेते हैं कि वहां पर एक ड्राफ्ट एमओयू साइन हुआ है, राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। कोटा के शंभुपुरा में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन रहा है। कोटा में प्रस्तावित नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए पावर ग्रिड और यूआईटी के बीच एक हाई टेंशन लाइनों को शिफ्टिंग कर लेकर एमओयू साइन हुआ है। मतलब ग्रीनफील्ड एयर के बीच में कोई हाई टेंशन लाइन आ रही होगी तो उसको शिफ्ट करने के लिए जो है एक समझौता हुआ है।
एयरपोर्ट को लेकर कोटा डेवलपमेंट अथॉरिटी और राज्य सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी के बीच में प्रस्तावित एमओयू का ड्राफ्ट राज्य सरकार ने मंजूर कर दिया है। तो बहुत ही जल्द आपको भी शंभूपुरा कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट देखने को मिलेगा। नेशनल सिक्योरिटी मॉडल प्रशिक्षण, भारतीय राजस्व सेवा IRS के 77 बैच का प्रशिक्षण है। इसका आयोजन 4 से 6 मार्च 2024 को कहां पे किया गया है दोस्तों? जयपुर में किया गया है, गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के अंदर किया गया है। और ये जो है इसमें केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान और IIT जोधपुर के मध्य 6 मार्च 2024 को प्रौद्योगिकी मिशन पर MOU साइन हुआ है। इतना सा है ये ध्यान रखने की चीज। एक ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे हमारे लिए, सेंटर फॉर रिसर्च इन स्कीम एंड पॉलिसीज, क्रिप्स। क्रिस्प क्या है? क्रिस्प है सेंटर फॉर रिसर्च एंड स्कीम एंड पॉलिसीज। ये एक गैर सरकारी संस्था है जो भारत में सचिव पद पर रहे भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा प्रारंभ की गई है। मतलब भारत सरकार के जो भी सचिव पद पर रहे हुए जो अधिकारी हैं उनके द्वारा ये शुरू की गई है। और ये संस्था राज्य सरकारों के साथ कौशल विकास के क्षेत्र में मिलकर काम करेगी। तो क्रिस्प थोड़ा सा ध्यान रख लेना, क्रिस्प क्या है पूछा जा सकता है। नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग में नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2024 में सुनीता ने क्या है कि सिल्वर मेडल जीता है। नई दिल्ली में जेएलएन स्टेडियम में जो आयोजित की गई थी नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियन 2024, इसमें सुनीता धोबी हैं। 79 किलो की वेट कैटेगरी में इन्होंने क्या है सिल्वर मेडल रजत पदक जीता है। सुनीता धोबी खेलो इंडिया पैरा ओलंपिक 2023 में भी स्वर्ण पदक जीत चुकी है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में। सुनीता धोबी कहाँ की है? हाथोद जयपुर की है। और एक दिव्यांग खिलाड़ी, आपको पता है पैरा ओलंपिक जो है, पैरा ओलंपिक हो या पैरा जो भी, पैरा जहां पे आ जाता है इसका मतलब होता है दिव्यांगों का। ठीक है। 24वीं डेफ राष्ट्रीय शतरंज जो चैंपियनशिप है बिहार पटना में आयोजित हुई थी, जिसमें राजस्थान का 3रा स्थान रहा है। और महिला और पुरुष टीम ने भाग लिया था इसमें राजस्थान में। और जिसमें महिला कैटेगरी में सुमन भामू ने पहला स्थान प्राप्त किया है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है। डेफ मतलब बहरों के लिए, डेफ राष्ट्रीय शतरंज जो चैंपियनशिप है, जो जिनको सुनाई नहीं देता है, उन्होंने शतरंज के अंदर राजस्थान में जो है क्या नाम है इसका, सुमन भामू, इन्होंने क्या है पहला स्थान प्राप्त किया है महिला कैटेगरी के अंदर। कहाँ आयोजित हुई थी? बिहार में हुई थी। राजस्थान का स्थान ओवरऑल में 3रा रहा है, जिसमें महिला कैटेगरी में जो है सुमन भामू ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता, मास्टर नेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता पंचकुला हरियाणा में आयोजित हुई। जयपुर की हिमानी पूनिया जो है दूसरी बार विजेता बनी है। हिमानी पूनिया जो कि 40 वर्ष से अधिक आयु वाले वर्ग में खेलती है। और हिमानी ने फाइनल में महाराष्ट्र की किसी को हराया, किसको हराया? अदिति को हराया। हिमानी ने किसको हरा दिया? अदिति को। तो जयपुर की जो हिमानी है, इन्होंने बैडमिंटन प्रतियोगिता में जो है अपना स्थान पहले नंबर पे लेके आए हैं।